हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है काइनेमेटिक्स से, एंड दैट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसके साथ साथ अगर आप इसको ठीक से नहीं पढ़ते हो, ठीक से नहीं समझते हो, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। लेकिन वेक्टर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अगर आप इसको एक बार समझ जाओ अच्छे से तो ये बहुत ईजी भी आपको फील होगा। तो हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले वेक्टर्स को समझने के लिए आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम एडिशन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम एडिशन तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या हैं। तो आपने पढ़ा होगा दो तरीके की क्वांटिटीज के बारे में, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इसमें दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इसमें होती हैं। अब आप ये समझते हो कि स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब किसी भी क्वांटिटी का साइज कितना है, वो कितनी ज्यादा या कितनी कम है, वो आपको किस चीज से पता चलता है? उसके मैग्नीट्यूड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर या 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे दो चीजों की जरूरत पड़ती है कि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की या डिस्टेंस की बात की, तो मैं अगर ये कहता हूं 2 मीटर, तो दो चीजों की हमको जरूरत पड़ती है, एक तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और एक उसकी यूनिट। बिना यूनिट के तो आपको पता है किसी न्यूमेरिक वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, वो तब भी इनकम्प्लीट है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को 2 बोलता हूं तो अभी भी मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है जब तक कि मुझे उसकी यूनिट नहीं पता है। क्योंकि अगर मैं 2 बोलता हूं तो 2 के आगे उसकी यूनिट क्या होने वाली है? मीटर होने वाली है, सेंटीमीटर होने वाली है, किलोमीटर होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होगी। तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही नहीं बल्कि उसकी यूनिट भी जरूरी होती है। बिना यूनिट के आपको पता है आप किसी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को नहीं पता कर सकते या उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता कर सकते हो। तो दोनों चीजों की जरूरत होती है। तो अब आपको एक चीज पता है कि मैग्नीट्यूड शो करने के लिए हम किसी भी वेक्टर हो या स्केलर हो, हमको केवल इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम इजीली किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास करना है 2 kg, 5 kg, या फिर डिस्प्लेसमेंट करना है मीटर या सेंटीमीटर में आप शो कर सकते हो। फोर्स को आप शो करना चाह रहे हो, न्यूटन में कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ये क्या है? ये कुछ स्केलर क्वांटिटीज हैं। लेकिन जैसे फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनमें डायरेक्शन भी होती है अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इनमें होगी। तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब आपको ये समझने में शायद अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो कि इस बात का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं, और मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूं, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, आपको फिर डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं यहां पर हमारे पास हम एक बॉक्स है, उसमें मैं ऐड करता हूं, उसमें मैं डालता हूं 2 kg, करेक्ट? यानी कि 2 kg कोई चीज मैंने ऐड कर दी, इसमें कोई चीज 2 kg डाल दी, करेक्ट? इधर से मैंने किसी और ने 3 kg उसमें सामान डाल दिया, करेक्ट? अब मैं कहूंगा कि टोटल कितना हुआ, तो आप कहोगे हाँ 2 + 3 यानी कि ये टोटल 5 kg हो गया। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि अगर इसने 2 kg इधर से डाला और 3 kg इधर से डाला तो टोटल कितना हुआ, तो कहोगे आप अभी भी 5 kg हुआ। क्या इससे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है और इससे इस डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। 2 + 3 हमेशा 5 ही होगा।
ये चीज ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि देयर इज नो डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं, सेम बॉक्स ले लेते हैं और सेम बॉक्स की अगर हम बात करें तो आप इस बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं, इस बॉक्स को आप खींच रहे हो विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। इधर से आप विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन खींच रहे हो और आपका एक दोस्त है वो भी आपकी हेल्प कर रहा है, वो लगा रहा है अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। तो अगर आपको पूछा जाए कि कितना फोर्स इस बॉक्स पे लग रहा है तो आप कहोगे 2 + 3 यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि आप इधर से फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन का और आपका दोस्त इधर को फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, अब ये फोर्स कितना हो जाएगा? क्या अभी भी ये 5 होगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। अब ये 5 न्यूटन नहीं होगा, अब ये हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 न्यूटन। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स कैलकुलेट हुआ है, यहां पे हमने सीधा वैल्यू नहीं बता दी उसकी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर मास होता तो आप इधर से ऐड करते, इधर से ऐड करते, या उधर को इधर से मास को रिमूव करते, इधर को रिमूव करते, 5 kg ही रिमूव होता, 3 + 2 5 ही होता। लेकिन यहां पर एडिशन आप इस तरीके से नहीं करते हो, यानी कि ये क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक और चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम एडिशन की बात करते हैं, जो कि हम इस लेक्चर के लास्ट में करने वाले हैं, और मल्टीप्लिकेशन हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो जब हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो वेक्टर एडिशन में भी आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि वेक्टर एडिशन को हम स्केलर की तरह ऐड नहीं करते हैं कि 2 + 3 5 होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 + 3 5 होगा, जैसे कि आपने एक एग्जांपल यहाँ पे देख लिया है। वो डिपेंडेंट होगा डायरेक्शन पे कि किस डायरेक्शन में आप उस फोर्स को लगा रहे हो या किस डायरेक्शन में वो वेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड किया जाएगा। तो उस पे तो हम बाद में आएंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में तो डिफरेंस पता चल गया। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के टाइप्स की। तो सबसे पहले मैं बहुत सिंपल वेक्टर्स आपको बताता हूं। जीरो वेक्टर, सबसे पहले एक जीरो वेक्टर आता है। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, यानी डायरेक्शन तो है उसमें लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? जीरो होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, नाम ही उसका जीरो वेक्टर है, या हम इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, नल का मतलब भी क्या होता है? खाली, एम्प्टी या जीरो। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। सेकंड आपके पास आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, जब भी वर्ड यूनिट आता है तो यूनिट से आपके दिमाग में एक चीज आती है, यूनिट मतलब 1। तो यूनिट वेक्टर यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसे में तो हम यूनिट वेक्टर और भी वेक्टर्स होंगे जिसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, 3 होगा, तो हम फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि क्यों यूनिट वेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। बाकी जगहों के लिए, बाकी मैग्नीट्यूड्स के लिए हम वेक्टर का नाम क्यों नहीं रखते हैं, यूनिट वेक्टर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले हम समझते हैं पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बोला 5 kg, 2 kg, या डिस्टेंस मेजर करना है 3 मीटर, स्पीड मेजर करनी है 20 मीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट की जरूरत होती है। लेकिन अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं कि आप वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहां पे बात थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है। और ये ट्रिकी क्या बात है? क्योंकि आप डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करोगे यहां पे। और क्वेश्चन ये है कि मैग्नीट्यूड के लिए तो आपने यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू से उसको रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन डायरेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? और यहीं पे आपके काम आते हैं यूनिट वेक्टर्स भी। तो पहले डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहां पर हम 3 अलग अलग एक्सिस में डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और 3D की बात करें तो ये हो गया जेड एक्सिस। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे राइट में, मेरे लेफ्ट में,
ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सारी अलग अलग डायरेक्शंस हो गई। तो ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट आप कह सकते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरफ जो होगी यानी कि आपकी तरफ दैट इज जेड एक्सिस। अब आपकी तरफ जो डायरेक्शन है जेड एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है उसको मैं बोर्ड पे शो नहीं कर सकता हूं, और इसीलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 डायमेंशंस में एक्सप्लेन करना है और आप इसको 3D में समझोगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीजें ही होती हैं। जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल ही होगा। भले ही जब हम मोशन की बात करेंगे तो आप उसको 2 डायमेंशन में भी समझोगे, क्योंकि आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन भी है, 1 डायमेंशनल भी है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन हम अभी बात करेंगे 3 डायमेंशनल की, क्योंकि अगर आपको 3D में समझ में आ गया तो 1D और 2D में तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज योर जेड एक्सिस। अब मैं इसको किस तरीके से शो करता हूँ, इस तरीके से, यानी कि ये आपकी तरफ है, ध्यान रखिए ये आपकी तरफ है, ये जेड एक्सिस। तो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गई। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर हम यूज करते हैं किसी पॉइंट के लिए। ध्यान रखिए, पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का वेक्टर होता है। अभी किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मान लेते हैं यहां पर, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, यहां पे हम 3D की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट है, वो इस बोर्ड पे नहीं है, यहां पे है वो पॉइंट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, और जेड कोऑर्डिनेट इसका जेड है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोज आर एक्स वाई एंड जेड। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आपका जो ओरिजिन है, ओरिजिन ओ से लेके अगर मैं पी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो उस वेक्टर को क्या कहूंगा मैं, उसको कहूंगा मैं वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। वो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी चीज है, बोर्ड से बाहर तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकता हूं, ये शो करने के लिए मुझे बोर्ड पे ही आना पड़ेगा। दिस इज सपोज पॉइंट पी, या यहां पे बना लेता हूं मैं पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर की बात करें अगर, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर या किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, हर एक चीज मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक एरो। किस चीज को यूज करते हैं, एरो। इस तरीके से मैं एक एरो को यूज करता हूं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एरो जहां से स्टार्ट होता है, ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। ध्यान रखिए, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और यहां पे जहां पे एरो खत्म होता है, ये हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट। क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट। तो ये एरो किस डायरेक्शन में है, इस एरो की डायरेक्शन क्या है? अगर इस एरो की डायरेक्शन आपकी तरफ है, इस तरीके से है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये रही। ये एरो की जो डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। और इस एरो की जो लेंथ होती है, वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। यानी इस एरो की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। इस एरो का डायरेक्शन किधर को होगी, ये एरो किधर को डायरेक्टेड है, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर ये एरो आपकी तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है। अगर ये एरो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। और ये एरो की लेंथ कितनी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, इस एरो की लेंथ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके मैग्नीट्यूड को। और इस एरो की जो डायरेक्शन है, वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ध्यान रखिए पोजीशन वेक्टर की हम जब भी बात करते हैं तो पॉइंट के लिए यूज होता है पोजीशन वेक्टर। और किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जो आप वेक्टर ड्रॉ करने वाले हो, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है, और फाइनल पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के आप पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ, इसका ओरिजिन। तो ओरिजिन टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो यानी कि ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। और मैंने क्या कहा, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स वाई और जेड। अब हम क्या करेंगे, यानी कि इसकी डायरेक्शन को हम शो कैसे करेंगे। ऐसे में तो आपने बता दिया कि भाई अगर मैंने बोला कि वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि आपकी तरफ है या थोड़ा सा इधर की तरफ है, तो ऐसे में तो आप देख सकते हो। लेकिन मुझे बोर्ड पे इस चीज को रिप्रेजेंट करना है, मुझे पढ़ के समझना है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इस वेक्टर को कि वेक्टर है कितना। तो मैं क्या करता हूं उसके लिए, ध्यान से यहां पे समझिए, तभी आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा। तो मैं क्या करूंगा यहां पे कि अगर ये वेक्टर है, यानी कि ये इस तरीके से डायरेक्टेड है, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये इस तरफ भी जा रहा है,
ऊपर की तरफ भी है थोड़ा सा, या नीचे भी हो सकता है, अब जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन अगर है तो, और थोड़ा सा बाहर की तरफ भी है, यानी कि जेड एक्सिस में भी, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि पहले मैं एक जेड एक्सिस पे जाऊं, एक्स एक्सिस पे जाऊंगा इतना, फिर वाई एक्सिस पे जाऊंगा इतना, और फिर जेड एक्सिस पे जाऊंगा इतना, और इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि मैं इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। अब क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा करता क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन किधर को है, वाई एक्सिस किधर को है, जेड एक्सिस किधर को है। और जब मुझे ये पता है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी वेक्टर को 3 पार्ट्स में बताऊंगा कि उसका एक्स एक्सिस किधर को है, यानी कि एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट और उसका जेड कंपोनेंट कैसा है, और उसी से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए, अगर ये वेक्टर है जिसके जो पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, तो मैं इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वेक्टर ओपी। अब ध्यान रखिए, यहां पे मुझे वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट करना है, ओ से लेके पी तक। गलती से भी आप इसको पीओ नहीं लिखोगे, अगर आप पीओ लिख लेते हो तो वो पी से ओ हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल उल्टा, उस वेक्टर का अपोजिट हो जाएगा, एकदम अपोजिट, यानी कि उस वेक्टर का वो नेगेटिव होता है। तो उस पर हम अभी आएंगे। तो वेक्टर ओपी, और ऊपर से हम लगाते हैं एरो, एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, एक वेक्टर है। तो वेक्टर ओपी कितना हो जाएगा मेरे पास, ओ से लेके पी तक। तो मैंने क्या कहा कि अगर इस वेक्टर का मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूं कि एक्स एक्सिस पे ये कितना है, इसका कंपोनेंट एक्स है, वाई एक्सिस पे कितना है, वाई है, और जेड एक्सिस पे कितना है, जेड है। अब मैं क्या करता हूं कि यूनिट वेक्टर ले लेता हूं अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं आई से। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर लगाते हैं कैप, इस तरीके से कैप। तो ये आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। क्या, यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये चीज आपको समझनी है। और ये क्यों कह रहे हैं हम, यूनिट वेक्टर्स की जरूरत क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूं। यानी कि आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जे कैप क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, और के कैप क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। अगर मैं एक्स वाई और जेड की बात करूं तो एक्स वाई और जेड इस वेक्टर के क्या हो गए, स्केलर कंपोनेंट्स हो गए। यहां पे मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन अभी क्या मेरे पास डायरेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्स वाई जेड से मैं ये तो बता सकता हूं कि वो क्या है, एक वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज है, लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से। और अब ये वेक्टर ओपी आपका रिप्रेजेंट हो चुका है। अब ये उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कि मुझे वेक्टर पॉइंट ओ टू पॉइंट पी तक पहुंचना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक्स डिस्टेंस जो है मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है, वाई डिस्टेंस मुझे वाई एक्सिस के अलोंग चलना है, और जेड डिस्टेंस मुझे जेड एक्सिस के अलोंग चलना है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर यानी कि मान लेते हैं पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह पे सपोज 2 3 5 इस तरीके से कोई पॉइंट होता, तो यानी कि उसकी वैल्यू हो जाती 2i प्लस 3j प्लस 5k से मैं उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता था, करेक्ट। तो इससे क्या पता चला, क्योंकि i जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर i उसका तो 1 है, लेकिन मुझे x एक्सिस के अलोंग 1 नहीं चलना है, 2 चलना है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया, डायरेक्शन सेम रहेगी। एक चीज यहां से एक और चीज समझ लीजिए, मतलब कि अगर मैं किसी भी यूनिट वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा। यानी कि किसी भी वेक्टर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 10 लिखता तो 10i, यानी कि एक्स एक्सिस पे 10 डिस्टेंस आपको चलना है। आई क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जे क्या शो कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, के क्या शो कर रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। और अगर मैं उसको 2 3 5 या एक्स वाई जेड उसके आगे लगाता हूं तो ये आपको बताता है कि हाँ एक्स आई, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड अब एक्स टाइम्स हो गया, इसका वाई टाइम्स हो गया, इसका जेड टाइम्स हो गया। तो आई होप कि आपको यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है। तो
वन मैग्नीट्यूड के साथ वो आपको डायरेक्शन बता देते हैं, और उसके अलावा आपको अगर मैग्नीट्यूड डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5, 10 जितना भी करना है वो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो नंबर उसके साथ लिख लीजिए, तो उतना उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो इसलिए यूनिट वेक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी भी वेक्टर को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतना है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इतना है। और जब आप उस पॉइंट तक पहुंचोगे तो आप इनिशियल पॉइंट से जहां से शुरू किया था और वो फाइनल पॉइंट जहां पे आप एंड में पहुंचे वहां पे एक एरो ड्रॉ कर दो, यही आपका वेक्टर है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास और भी टाइप्स के वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, को यानी कि साथ, इनिशियल यानी कि स्टार्ट होना, शुरू होना। तो को इनिशियल वेक्टर यानी कि वो वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी कि ऐसे वेक्टर जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ये क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर। तो देखिए इन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट कुछ और हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल पॉइंट्स क्या है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ये हो गए आपके को इनिशियल वेक्टर। क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात आती है लाइक वेक्टर्स की। लाइक यानी कि एक जैसे। लाइक वेक्टर्स होते नहीं है वो एक जैसे। लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर्स। ध्यान रखिए लाइक वेक्टर्स क्या हो गए, जिनकी डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कहा गया है कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी सेम डायरेक्शन है, जो एक ही डायरेक्शन में, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, आप देख सकते हो इनकी डायरेक्शन सेम है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, लाइक वेक्टर्स। इसके बाद आते हैं आपके अनलाइक वेक्टर्स। ये अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अनलाइक बिल्कुल अपोजिट, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है उनको हम क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, अनलाइक वेक्टर्स हैं, या ये और ये आपस में क्या है, अनलाइक वेक्टर्स हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये दोनों हैं लाइक वेक्टर्स। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लाइक और अनलाइक वेक्टर्स क्या हैं। उसके अलावा और भी हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लाइक अनलाइक या अनलाइक या कोप्लेनर, बट आपको थोड़ा बहुत इनका नॉलेज होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो खैर नाम से आपको पता चल जाता है, जैसे कोप्लेनर, को सेम, प्लेनर यानी कि सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन पे होते हैं, यानी कि क्योंकि आपको पता है अब 3 डायमेंशन की हम जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, अलग अलग प्लेन्स पे भी वेक्टर्स हो सकते हैं। तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये अलग अलग वेक्टर्स मेरे पास हैं, ये क्या है, सेम प्लेन पे है वेक्टर। तो इन सारे वेक्टर्स को मैं क्या कहूंगा, कोप्लेनर वेक्टर। अब जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे जो प्लेन है, बोर्ड वाला जो प्लेन है इसी प्लेन पे हो, इस तरीके से भी कोई प्लेन हो सकता है इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में भी एक प्लेन हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्लेन हो सकता है। तो किसी भी प्लेन पे अगर सेम प्लेन पे सारे वेक्टर्स हैं तो उन सारे वेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स। अब जब हम कोलिनियर वर्ड की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि हम कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा था आपने, है ना। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन पे। वेक्टर्स के केस में कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पे नहीं होता है, बट ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उन वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। यानी कि सारे की लाइक और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, जो कि एक दूसरे के अलोंग या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर का मतलब यहाँ पे सेम लाइन मत समझ लेना, भले ही पॉइंट्स के केस में कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन में, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स के केस में कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट भी हो सकता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अलोंग है, वो चाहे इस डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसीलिए इनका नाम क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। यानी कि जितने भी लाइक और अनलाइक वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है, इक्वल वेक्टर्स। ध्यान से समझिए, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन सेम होती है। द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। यानी कि ये अगर एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हम रख देते हैं वेक्टर ए, और ये एक दूसरा वेक्टर है, इसका नाम हम रख देते हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इक्वल है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तभी मैं बोलूंगा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, मान लेते हैं वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर को है, करेक्ट,
इनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या ये इस केस में इक्वल वेक्टर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड इक्वल होने से काम नहीं चलेगा। दो वेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम हो। तो आपको ये इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट वेक्टर हम समझते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको यहां पे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों में अंतर भी पता चलेगा कि इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, कितना बड़ा अंतर होता है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं पोजीशन वेक्टर। ये तो आपने समझ लिया कि ओरिजिन से लेके और किसी पॉइंट तक अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, अगर मैं एक वेक्टर की बात करता हूं कि मैं ओरिजिन से उस पॉइंट तक डायरेक्टेड एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, उस वेक्टर को आप क्या कहोगे? पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली हम पॉइंट के लिए यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी भी पॉइंट के लिए यूज नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या और क्या डिफरेंस है एक पोजीशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में? चलिए मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, करेक्ट। और ये पॉइंट ए से लेके और पॉइंट बी तक ये वेक्टर जाता है, करेक्ट। इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या हुआ? पॉइंट ए से लेके बी तक है। ध्यान से समझिए। तो इसका सबसे पहली चीज, इसका ओरिजिन से कोई रिलेशन है नहीं, यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी भी एक पोजीशन वेक्टर नहीं होता है। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ओरिजिन से कोई लेना देना है नहीं, करेक्ट। अगर मैं बात करूं ए बी की जगह सी डी को, तो यहां पे मान लेते हैं पॉइंट सी है और ये डी है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये वेक्टर सी डी भी जो होगा इसको भी मैं वेक्टर ए कह सकता हूं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? दो वेक्टर्स वेक्टर ए कैसे हो गए? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे? तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी ए हो जाएगा, करेक्ट। तो ये अगर वेक्टर ए है, भले ही देखो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट यानी कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कुछ और है और इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कुछ और है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो, अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो वेक्टर्स इक्वल होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो इनिशियल पॉइंट होता है किसका? किसी भी पोजीशन वेक्टर का, वो हमेशा क्या होता है? ओरिजिन होता है। किसी भी पोजीशन वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं, यानी कि पॉइंट पी। तो पॉइंट पी की अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जिसका इनिशियल पॉइंट ओ होगा और फाइनल पॉइंट पी होगा, यानी कि टर्मिनल पॉइंट पी होगा। तो वेक्टर ओपी वो हो गया। उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट और होगा, यानी कि पॉइंट क्यू है, तो इनिशियल पॉइंट उसका ओ हो जाएगा और फाइनल पॉइंट यानी कि टर्मिनल पॉइंट उसका क्यू हो जाएगा। तो दैट इज वेक्टर ओ क्यू, करेक्ट। यहां पे इनिशियल पॉइंट आपका फिक्स है, किस केस में? पोजीशन वेक्टर के केस में। और टर्मिनल पॉइंट भी फिक्स है कि हाँ वो पर्टिकुलर पॉइंट ही होगा जिस पॉइंट के मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं, उसको हम आप पोजीशन वेक्टर कहते हो। यानी कि एक ऐसा वेक्टर उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स हमेशा फिक्स्ड हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब ये दोनों चीजें फिक्स हैं, इनिशियल पॉइंट तो फिक्स है हर पोजीशन वेक्टर का, वो है ओरिजिन, और टर्मिनल पॉइंट जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, दो अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, करेक्ट। लेकिन यहां पर देखिए दो अलग अलग पॉइंट से, देखिए ये पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट बी पे खत्म हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, डी पे खत्म हो रहा है। तो भले ही इनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स अलग अलग हैं, लेकिन इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। ऐसा क्यों? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ये है x1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं, यहां पे मैं पॉइंट ए मेंशन कर देता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड z1। पॉइंट ए के है x1, y1 एंड z1 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2 एंड z2। ये मेरा वेक्टर ए है, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने काम किया, क्या काम किया कि अगर मैं बात करूं पॉइंट ए से बी की तरफ, तो ध्यान से समझिए कि अगर मैं किसी भी वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको अभी समझाया था कि किस तरीके से मैं वेक्टर को डिनोट करता हूं, कि मैं ये देखूंगा कि मैं एक्स एक्सिस पे कितना चला, वाई एक्सिस पे कितना चला और जेड एक्सिस पे कितना चला उस वेक्टर के इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो अभी मैं x1 पे था, करेक्ट, ये डिस्टेंस x1 है और कुछ देर के बाद मैं
x2 पे होऊंगा, तो ये डिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो ये x1 है और ये x2 है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज x2 माइनस x1, ध्यान रखिए। तो यानी कि x एक्सिस के अलोंग मुझे कितना चलना पड़ेगा, यानी कि जो वेक्टर a है, जिस वेक्टर a की मैं बात कर रहा हूं, वेक्टर a जो कि वेक्टर a भी है हमारा, a भी कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू कितना चलना पड़ा मुझे x एक्सिस पे, मुझे चलना पड़ा x2 माइनस x1 डिस्टेंस। कौन से x एक्सिस के अलोंग, तो x एक्सिस के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 i क्यों, क्योंकि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर कंपोनेंट है उसका, xi yj और z के। प्लस अब सेम y एक्सिस के देखिए, शुरू कितने पे किया था मैंने, y1 पे, और खत्म कितने पे किया, y2 पे, यानी कि कितना चलना पड़ा मुझे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि y2 माइनस y1 j। प्लस z एक्सिस के अलोंग देखिए, अब z एक्सिस क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 2d है, तो z एक्सिस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो z के अलोंग देखिए, z1 से शुरू किया था, z2 पे खत्म किया, तो दैट इज z2 माइनस z1 के। ये हो गया आपका वेक्टर a। नाउ सेम वेक्टर a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k, एंड दैट इज इक्वल टू x2i y2j z2k। आप ये देख सकते हो, दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ b माइनस पॉइंट b, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a। अगर मैं पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b की बात करूं, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b, ये रहा, और पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a की बात करूं तो ये रहा पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a। तो यानी कि अगर मैं वेक्टर a की बात करूं, a टू b, दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a। यानी कि हो सकता है कि पॉइंट्स अलग अलग हों, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक CD भी बनाता तो उनका जो डिफरेंस आता है, यानी कि टर्मिनल और फाइनल पॉइंट के, मतलब टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स का जो डिफरेंस आता है वो सेम आ सकता है, और इसीलिए दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं, जबकि दो अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो वेक्टर्स हैं, जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, ये किस तरीके से आप इनको डिनोट करते हो, और ये पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर मुझे इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पता है, तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और अगर मैं उल्टा करता, यानी कि बी टू ए करता, वेक्टर बी ए होता, तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव किसी भी वेक्टर का क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है। यानी कि अगर वेक्टर ए बी है तो वेक्टर बी ए जो होगा, वेक्टर बी टू ए, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। और ऐसा क्यों, कि अगर मैं वेक्टर बी ए की बात करूंगा तो बी इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ए फाइनल टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, और फिर उस केस में क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, वो हो जाएगा डिफरेंस। और इसीलिए ए माइनस बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस बी करोगे तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ ए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव का मतलब क्या होता है। और अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, कि एक चीज तो हमको पता चल गई कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, लेकिन याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब आप कहोगे चलो ठीक है, डायरेक्शन के लिए आपने एक्स वाई वाई जे और जेड के रिप्रेजेंट कर दिया, ये तो उसकी डायरेक्शन हो गई, मैग्नीट्यूड कहाँ है इसमें। अगर मैं ये बोलूं कि ये ओपी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा क्या, या यहाँ पे ये जो ए बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हो कि मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कैसे करें। आपको अभी याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि किसी भी वेक्टर के, अगर मैं वेक्टर ओपी की बात कर रहा हूँ या वेक्टर ए बी की बात कर रहा हूँ, उस वेक्टर में जो ये एरो आपने बनाया है, जिस एरो से आपने रिप्रेजेंट किया है, उस एरो की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि मुझे मैग्नीट्यूड पता करने के लिए क्या पता करना है, इस एरो की लेंथ पता करनी है। और इस एरो की लेंथ तो आप बहुत इजीली पता कर सकते हो। कैसे, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी क्लास 9th या 10th में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी ध्यान नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट ओपी की, तो याद होगा जो वेक्टर ओपी होगा, वेक्टर ओपी, करेक्ट,
तो मैग्नीट्यूड जो होगा, यानी कि अगर मैं वेक्टर OP आपके पास है या वेक्टर A है, ये मान लेते हैं ये वेक्टर OP है, तो इस वेक्टर को मान लेते हैं आप वेक्टर R से डिनोट कर रहे हो। किससे? वेक्टर R से डिनोट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं वेक्टर R कितना है, xi प्लस yj प्लस zk, करेक्ट। ये वेक्टर R है आपके पास। इसका देखिए फाइनल पॉइंट क्या है, x, करेक्ट, और ये पॉइंट P, और इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, O। तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R मॉड से, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिए। तो यहां पे कैसे हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका x1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब आपका हो गया कैसे आया, ये आया आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ध्यान होगा क्या होता है, अगर पॉइंट A टू पॉइंट B, AB का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि x2 माइनस x1, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से अगर ये वेक्टर AB जो था, वेक्टर AB आपको ऑलरेडी पता है कितना था, तो अगर मुझे वेक्टर AB निकालना है तो वेक्टर AB को मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x2 माइनस x1, तो दैट विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर आपको किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्क्वायर, किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है तो वही है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। और अगर सिंपली ai प्लस bj प्लस ck से डिनोट किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, वो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो क्यों मैग्नीट्यूड इस तरीके से आता है, आपको ये चीज पता चल गई होगी कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं कि अगर मुझे इस वेक्टर के डायरेक्शन में, मान लेते हैं मैंने एक वेक्टर को बोला है कि वेक्टर R आपके पास इतना है, अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R, ध्यान रखिए क्या कहा मैंने, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ या यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R, वेक्टर R की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू वेक्टर R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। अब आप कहोगे ये कहां से आया, एक सिंपल सी चीज है, मैंने आपको क्या कहा था, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो फिर वेक्टर R का मैग्नीट्यूड तो 1 है नहीं, तो मुझे डायरेक्शन सेम रखनी है R के अलोंग, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 कर देना है। तो मान लेते हैं वेक्टर R का अगर मैग्नीट्यूड 10 है, उसका मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए मुझे क्या करना है, ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर लूंगा, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 हुआ तो उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 बाई 5 दैट इज 1, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। यानी कि अगर आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अलोंग R। तो इसको हम डिनोट करते हैं R कैप से, तो R कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला आया कहां से, क्यों R कैप इक्वल टू वेक्टर R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के अलोंग क्या होता है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, किस तरीके से हम ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से एडिशन करते हैं वेक्टर्स का। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।